सो यस वी आर लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान सवाल है, 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हो। क्वेश्चन इज एट द बेसबॉल गेम हेनरी वॉज सिटिंग इन सीट नंबर 253। मार्ला वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी इन सीट 254। इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वॉज जॉर्ज। Inez was sitting to the left of George. Which seat is Inez sitting in? A, B, C या D? तो हेनरी की सीट दे रखी है, मार्ला की सीट दे रखी है, बाकी डायरेक्शन दे रखा है जॉर्ज और इनेस का। डायरेक्शन के माध्यम से आपको खोजना है दैट कहाँ पर बैठा है इनेज। सो यस द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों सही है? सबसे पहले सर जी उन्होंने कहा है हेनरी जो है वो बैठा है एट 253 सीट नंबर, और जो मार्ला है उसके राइट में बैठी है, हेनरी के राइट में 254 सीट नंबर पर। ठीक है, तो ये 254 सीट नंबर हेनरी का राइट ये रहा जहाँ पर मार्ला बैठी है। अब फर्दर कह रहे हैं इन दी सीट टू दी लेफ्ट ऑफ हेनरी, ये रहा लेफ्ट हेनरी का, वहाँ पर जॉर्ज बैठा है। चलो ठीक है, जॉर्ज यहाँ पर बैठा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक नंबर लाइन जैसे हमें दिखाई दे रही है 253 254, तो इसके पहले का नंबर 252 होना चाहिए, हाँ कि ना। और अब वो कह रहे हैं इनेज वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज। जॉर्ज के लेफ्ट में बगल में बैठा है कौन? इनेज, तो आई फॉर इनेज, तो यहाँ पर इनेज का सीट नंबर होगा 251। यही तो जानना चाहते थे कि इनेज का सीट नंबर क्या होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हूँ टू दी अगला सवाल। इजी क्वेश्चन है, ईएससी के इतने कठिन सवाल नहीं है, मजा आएगा आपको। चलिए ये भी 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है, तो आपका समय शुरू होता है अब। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 20 बकेट्स ईच ऑफ कैपेसिटी 13.5 लीटर्स। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट बी 9 लीटर्स, हाउ मेनी बकेट्स विल फिल द सेम टैंक? तो सर जी पहले 20 बकेट से पूरा का पूरा टैंक भर जाता था अगर हर एक बकेट की कैपेसिटी 13.5 लीटर है। अब आप क्या कर रहे हो? बकेट की कैपेसिटी डिक्रीज कर रहे हो, तो नंबर ऑफ बकेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो ज़्यादा लगेंगे ना बकेट्स अब। हाँ, तो 20 बकेट से ज़्यादा कहाँ पर दिखाई दे रहा है? दिल्ली में नहीं, गलत। कलकत्ता में नहीं, गलत। बॉम्बे और ए, ये देखा 50-50% चांस नाउ टू गेट द राइट आंसर। तो ऐसे आप अपना प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बट टू गेट द राइट आंसर आपको तो सॉल्व करना ही होगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों ठीक है? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। सर कैसे निकालोगे टैंक की कैपेसिटी? देखो 20 बकेट लगते हैं हमें, और हर बकेट में इतनी कैपेसिटी है 13.5 लीटर पर बकेट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो टैंक का जितना लीटर है वो निकल आ जाएगा। सो देयरफॉर द वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 20 बकेट्स इंटू, हर बकेट में 13.5 लीटर है, तो बकेट बकेट की यूनिट कट जाएगी, लीटर की यूनिट रह जाएगी, तो यहाँ पर 270 लीटर रह जाएगा। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि हमारे पास नई बकेट है जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर पर बकेट है। मैंने कहा ठीक है जी, और अब आपको चाहिए कितनी बकेट हमको यूज करनी है? तो देखो टोटल टैंक तो 270 लीटर डिमांड करता है, और आपका जो बकेट है वो 9 लीटर प्रति बकेट क्षमता रखता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लीटर लीटर कैंसिल बकेट न्यूमरेटर में चला जाता है, और यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद 9 1s आर 9 30s आर, तो 30 बकेट्स आपको लग जाएंगे। समझ में आ गई बात कैसे इस सवाल को बनाना है? सो यस द राइट आंसर इज 30 बकेट्स। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कितना ईजी सवाल था। चलिए अब इतने ईजी सवाल नहीं मिलेंगे आपको, कठिन सवाल भी मिलेंगे। जैसे चेक करो ये सवाल। One side of a rhombus is 10 centimeter and one of its diagonal is 12 centimeter. The area of the rhombus is, कैसे निकालेंगे? एक साइड दिया है, एक डायगोनल दिया है। दो डायगोनल दिए होते तो बात खत्म, हाफ d1 d2 बात खत्म। और सर एक ही डायगोनल दिया है, दूसरा कहाँ दिया है? सोचिए फिर। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। रोम्बस
की कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है जो डायगनल्स है आपस में परपेंडिकुलर होता है। दूसरी बात, ये डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है जी। और इनके डायगनल सेम नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगनल्स सेम नहीं होते हैं, स्क्वायर के डायगनल्स बखूबी सेम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया है, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर है, तो बस फिर तो बात ख़त्म। अब फिगर बना करके सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, और अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आंसर तक आ जाएगा। यस, द आंसर इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक रोम्बस। जैसे ही हमने रोम्बस बनाया, ध्यान से देखना, फिर उसके बाद हमने डायगनल्स बनाए। ये पहला वर्टेक्स, वर्टेक्स को जोड़ दो तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायगनल्स। ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था कि वन ऑफ दी डायगनल, मान लेते हैं ये वाली डायगनल ही, यहाँ से ले करके नीचे तक, ये वाली डायगनल की लेंथ दे रखी थी। लेंथ कितना दिया था सर? दिया था यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ये वन ऑफ दी डायगनल का लेंथ है, तो मान लेते हैं इसी डायगनल का। अगर मैं लेटर्स में दे दूँ तो A B C D, ठीक है। तो AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। वन ऑफ दी साइड भी दिया था। अरे तुम वन साइड कहो या फिर तुम कहो कोई भी साइड, रोम्बस में तो सारे के सारे साइड सेम होते हैं। तो अगर तुमने वन ऑफ दी साइड हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो अब मेरा दिमाग कहता है कि काश मैं ये ट्राइंगल के सारे साइड्स पता लगा पाता। अगर आप ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो ट्राइंगल में ये वाला साइड आपको पता है। सर कैसे? ये वाला साइड हमको कैसे पता है? AC 12 सेंटीमीटर है। अब DB ने उसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला साइड होगा 12/2, 6 सेंटीमीटर? हाँ सर जी, कह सकते हो। तो समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। सबसे पहले रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज है। रोम्बस कहना चाहता है दैट डायगनल 1 इज परपेंडिकुलर टू डायगनल 2, और ये जो डायगनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो डायगनल्स बाइसेक्स ईच अदर, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर क्योंकि बाइसेक्ट किया गया है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर ये सेंटर हमारा O हो गया तो हम कह सकते हैं नाउ AO इज इक्वल टू AC/2, यानी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको AO आ गया। अब AO आ गया, AD दिया गया है, और DO आपको फाइंड करना है। सर ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो सकता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सुलझाते हैं। अब कहेंगे अगर हम ट्रायंगल AOD पर फोकस करें तो ये कैसा ट्रायंगल है? यस, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यस सर जी, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, एज पर दी पाइथागोरस थ्योरम, हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं सर? आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है जो था AD, तो उसका स्क्वायर होता है सम ऑफ दी साइड स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर AD 10 है, AO हमको पता है, फाइंड किया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से DO हमको प्राप्त हो जाएगा। सो एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हम ऐसा कह सकते हैं OD स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 यानी 64। इसलिए OD की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट लगा लो तो 8 बन जाता है। नेगेटिव मत कह लेना, नेगेटिव वैसे मैथमेटिकली करेक्ट है बट यहाँ पर प्रैक्टिकली गलत है क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकती। सो OD जो है पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर होगा। बट ये OD से करोगे क्या सर जी? अब देखो ध्यान से, इससे है ना मैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD बता सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इज हाफ बेस इनटू हाइट, और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेस जो था दैट वाज OD और हाइट जो है वो OA है। चेक कर लो पीछे जा करके, OD बेस है, OA हाइट है। सर हमको तो दोनों पता है, तो सब्स्टिट्यूट कर लो। ये वाला 8 है, ये वाला OA कितना था सर जी? OA हमारा था 6, तो यहाँ पर 2 1 जार 2 3 जार 8 3 जार 24, तो 24 सेंटीमीटर ये एरिया बन गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछ रहे थे, एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहे थे। और रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ रोम्बस इज
इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल। ये सारे के सारे ट्राइंगल के एरियाज इक्वल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, सारे के सारे इक्वल है, तो हम कहेंगे 4 टाइम्स एरिया ऑफ AOD। बस बात खत्म, बात खत्म, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। चलिए, तो अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करें और आगे बढ़े तो हम आंसर निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 24, दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन एंड डस्टेड। समझ में आ गई बात, वाई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं सर ये मेथड 1 है, हमने तो ऐसे नहीं किया। अच्छा, ये मेथड 1 तुमने ऐसा नहीं किया, क्या किया फिर तुमने? सर हमने कहा एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 D2 ऑल्सो। मैंने कहा ठीक है जी, ये भी बात बढ़िया है, क्या कि अगर मुझे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो वो होता है हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। डायगनल 1 तो दिया था, 12 दिया था, डायगनल 2 पता नहीं, बट क्या डायगनल 2 आप फाइंड कर सकते हो? सर डायगनल 2 DB होगा, क्या DB हम फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैसे? पहले OD निकाल लो, OD निकाल दिया, फिर बाद में आप कह सकते हो DB जो है वो ट्वाइस हो जाएगा OD का, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो दोबारा लगेगा ही, ये कैलकुलेशन दोबारा लगेगा ही, इसलिए मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड्स OD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर उसके रिस्पेक्ट का जो डायगनल था, जो था DB, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OD, दैट इज 2 इंटू 8, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लो, अब आपको कौन रोक सकता है? एरिया ऑफ रोम्बस आराम से अब मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। डायगनल 1 DB है, डायगनल 2 AC है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है दैट इज हाफ 16 इंटू 12, जो आंसर बनेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल, दिखने में आसान बट उतना है नहीं। 1 मिनट 30 सेकंड में आपको जरूर दूंगा। रोहित स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड कन्वेयंस। ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड, clothes and conveyance. If he saves rupees 19,200 every year, what is his monthly income? सर ये मांग रहे हैं मंथली इनकम, मान लेते हैं x, वैसे पूछना नहीं चाहिए लड़कों की इनकम, मान लेते हैं x। अब ये इक्वेशंस क्रिएट करो और अंतिम में वो जो सेविंग वाली कहानी बन रही है, लास्ट में क्या है कि ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। जब सब कुछ खर्चा हो जाता है, फिर जो 1/3 बचा रहा है उसको इससे इक्वेट करते समय ध्यान में रखना, ये जो सेविंग है वो ईयरली कह रहे हैं, यही ट्रैप है। और आप जो भी गणित लगाओगे वो मंथली की होगी, और बच्चे ने ऐसे इक्वेट कर दिया, कह रहे थे आंसर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा जी? यूनिट्स तुम ध्यान में रखते नहीं हो, यूनिट्स का भी तो ट्रैप होता है जी। हर बार थोड़ी ना आपको यहाँ पर ट्रैप मिलेगा कॉन्सेप्ट्स में, कभी कभी यूनिट्स में भी मिलता है ट्रैप, तो ध्यान रखना ये चीज़ का। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स टू गेट द आंसर। मैंने आपको चेतावनी तो दे दी है, कहाँ पर होगा ट्रैप, आराम से जाओ, आंसर आ जाता है। सो व्हाट इज़ द आंसर? Okay, so last 5 seconds. 3, 2, 1, done, dusted. So the right answer is, ये क्या हो गया हमारे टाइमर महाशय को? चलो, तो जो राइट आंसर है वो है बॉम्बे। क्यों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मंथली इनकम को हम मानेंगे x। अरे ये तो अगला सवाल आ गया, फ्री के स्लाइड्स ऐड करने तो जरा रुक जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे लेट द मंथली इनकम बी x। ठीक है जी, लेट मंथली इनकम इज इक्वल टू x। फिर सर जी वो स्पेंड कर रहा है, कितना स्पेंड कर रहा है? सर स्पेंड ऑन
फूड आइटम इज इक्वल टू 40% ऑफ द मंथली इनकम, यानी 0.4x। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब वो कुछ पैसा बचाएगा। कितना पैसा बच गया है? ऑब्वियस सी बात है, जो रिमेनिंग पैसा है, पहले तो उसने x कमाया था और फिर इतना खर्चा कर दिया, अब उसने इतना पैसा बचाया। बचाने के बाद भी कहाँ बचता है हमारे हाथ में, कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, तो वापस से छूट गया इनके हाथ से। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं 50% ऑफ द रिमेनिंग, जो पैसा बचाया था रिमेनिंग, उसका 50% उसने उड़ा दिया क्लोथ्स एंड कन्वेयंस में। अच्छा, क्लोथ एंड कन्वेयंस में उड़ा दिया, तो यहाँ पर अब हम कहेंगे स्पेंड ऑन क्लोथ्स एंड कन्वेयंस इज इक्वल टू 50%, राइट। 50% यानी आधा किसका? रिमेनिंग का। अक्सर क्या करते हैं हम, हमेशा कहानी दी होती है ऑन दी मंथली इनकम, बट इस बार क्या है, जो बचाया है उस पर क्या, बचाया है उस पर क्या, है ना। तो हर बार ये कहानी बन रही है, तो ध्यान से। तो यहाँ पर स्पेंड ऑन क्लोथ्स एंड कन्वेंसेज हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो यहाँ पर हाफ ऑफ 0.6x कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है 0.3x। अब इसके बाद सर, इसके बाद वापस से वो बचाएगा ना, वो गणित देखेगा बार बार कितना बचा है। अब देयरफॉर हमको कहना है यहाँ पर कि अब जो रिमेनिंग है, दैट इज़ पहले उसके पास 0.6x बचा था, अब वापस से खर्चा कर दिया 0.3x, तो उसके हाथ में अब 0.3x ही बचा है। अब ये जो बचा है 0.3x, वो कह रहे हैं उसमें से भी ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, बाकी गर्लफ्रेंड को दे दिया लगता है। सो 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड क्लोथ अलाउंस ही सेव्स। तो चलो अब इसकी सेविंग की कहानी भी देख लेते हैं। 1/3 बचाया है उसने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब ट्विस्टिंग स्टार्ट होगा। सेविंग कितना है? 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, दैट इज 0.3x। तो यहाँ पर कट फुट करके 0.1x बच जाता है। बचने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, इफ़ ही सेव्स ₹19,200, तो फटाफट से बच्चे क्या करते हैं, अरे सर जी सेविंग हमने निकाला था 0.1x, इक्वेट कर डालो सर जी। किससे? सर 19,200 क्वेश्चन में कह रहे हैं। अरे भाई साहब रुकिए, एज पर दी क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन माना कि उन्होंने कहा है कि उसने जो सेविंग की है दैट इज़ इक्वल टू 19,200, बट ये है रुपीस पर ईयर, और आपकी जो प्रीवियस में सेविंग है वो क्या है? वो है सर मंथली। प्रीवियस में जो कहानी है वो मंथली है, तो अब इसको भी मंथली में कन्वर्ट करो, तभी जा करके प्रीवियस कहानी को इक्वेट कर पाओगे। सर कैसे करें मंथली में कन्वर्ट? ध्यान से देखो, 19,200 रुपीज़ एक साल में 12 महीने हो गया, हो गया। अब जो आपकी सेविंग थी उसको बुला लो। सर प्रीवियस से जो सेविंग थी वो थी 0.1x। हाँ, तो अब कहानी सेट हो रही है, ये भी मंथ्स, ये भी मंथ्स। तो ये एकदम से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैप था। डिवाइड बाय 12 नहीं करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा। चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर x की कहानी मिल रही होगी 19,200 डिवाइड बाय 12 मंथ्स इनटू 0.1। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 16,000 रुपीज़। तो x यानी आपकी मंथली इनकम कितनी थी? तो यहाँ पर मंथली इनकम थी 16,000 रुपीज़। समझ में आ गई बात? तो कमेंट करके बता दो यस, ताकि आगे बढ़ सके। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। अगला सवाल आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल। Fact 1, Jessica has 4 children. Fact 2, 2 of the children have blue eyes and 2 of the children have brown eyes. Fact 3, half of the children are girls. If the first 3 statements are facts, which of the following statement may also be a fact? क्या ये स्टेटमेंट फैक्ट है कि at least one girl has blue eyes? क्या ये स्टेटमेंट फैक्ट है 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज? क्या ये स्टेटमेंट फैक्ट है द बॉयज हैव ब्राउन आइज? कौन सा स्टेटमेंट फैक्ट है? 2, 1, 3, 2, 3, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ नोन फैक्ट। इसमें थोड़ा एनालिसिस लगता है, 1 मिनट में और दूंगा आपको। ईएससी में इतना ही समय मिलता है, गेट की तरह आपको बहुत समय नहीं मिलता है। तो जब वो कह रहे हैं
2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आइज एंड 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्राउन आइज। तो यहाँ पर केसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। बस अगर वो केसेस को ध्यान में रख लिए ना, फिर तो बात खत्म। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जेसिका के 4 बच्चे हैं, उसमें से आधे बच्चे लड़की है। अगर आधे बच्चे लड़कियां हैं तो फिर आधे लड़के होंगे। तो हम कह सकते हैं दैट जेसिका के पास, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, जेसिका हैज़ 4 चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड बॉयज़। 2 लड़की 2 लड़के। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट कहा है दैट 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आइज एंड 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्राउन आइज। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट जनरल है, इसलिए हम केसेस बना सकते हैं। केस 1, आधे के पास ब्लू, आधे के पास ब्राउन। तो दोनों लड़कियों के पास ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, ठीक है, और ये 2 लड़कों के पास ब्राउन मुंडे। चलो, अब उसके बाद ऐसा भी हो सकता है सर जी दैट ब्लू आइज नॉट हिप्नोटाइज नाउ, ब्राउन आइज, फिर उसके बाद ब्लू और उसके बाद ब्राउन। मैंने कहा ठीक है जी, बट सर ऐसा भी तो हो सकता है, हिप्नोटाइज लड़के भी तो कर सकते हैं, लड़कियों के पास ब्राउन मुंडिया और ये ब्लू आइज लड़कों का। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता है। अब अगर ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है दैट एटलीस्ट 1 गर्ल हैज़ ब्लू आइज, at least 1 girl has blue eyes, it is failing here, no girl is having blue eyes। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट may और may not be true, क्योंकि हाँ यहाँ पर at least girl has blue, at least girl has blue यहाँ पर मैच करता है, यहाँ पर ट्रू है, इसमें फेल हो जाता है। सो may और may not be true, ठीक है, not always true। तो इसको हमको कहना पड़ेगा in general speaking। तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है in general speaking। ये 2 of the children are boys, ये तो 100% ट्रू है जी। जेसिका के अगर आधी जो चिल्ड्रन है वो गर्ल्स है, तो आधा जो होगा वो बॉयज़ ही होगा। दी बॉयज़ हैव ब्राउन आइज, इट इज़ ऑल्सो फेलिंग। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्लू भी है, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लू का ग्रुप है, ठीक है। ब्राउन तो सिर्फ केस 1 में था, तो सिर्फ केस 1 में सही होता है, बाकी केसों में गलत होता है। तो हर एक केस में सही होने वाला सिर्फ और सिर्फ वाक्य 2, स्टेटमेंट 2 ही था। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने एक और रीजनिंग से आ रहा है, ये रहा, चेक इट आउट। चिल्ड्रन आर इन परस्यूट ऑफ अ डॉग हु leash has broken. James is directly behind the dog. Ruby is behind James. Rachel is behind Ruby. Max is ahead of the dog walking down the street in the opposite direction. As the children and the dog pass, Max turns around and joins the pursuit. He runs behind Ruby. James runs faster and it's along the dog ऑन दी लेफ्ट। तो वो आ गया है डॉग के बगल में, लेफ्ट में आ गया है। अब वो कह रहे हैं फर्दर दैट रूबी रन्स फास्टर एंड इज अलॉन्ग साइड दी डॉग ऑन दी राइट। तो रूबी राइट में आ चुकी है। अब डॉग के पीछे कौन रह गया है, कौन सा बच्चा रह गया है? अब यहाँ से दिखाई दे रहा है तो रूबी और जो जेम्स है वो तो लेफ्ट राइट में मस्त बैठ चुके हैं आराम से। तो अगर ऐसी बात है तो रूबी जेम्स तो नहीं होगा। 50-50% चांस बच गया है। कौन होगा डॉग के पीछे, रेचल या मैक्स? ये 30 सेकेंड का सवाल है। क्या होगा उत्तर? तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले डॉग, मैक्स ऊपर से आ रहा है, बाकी सब पीछे से चल रहे हैं, डॉग के पीछे है। फिर मैक्स भी वो डॉग के परस्यूट में जुड़ जाता है। फिर बाद में क्या चीज़ें होती है ये आपको चेक करना है। जब जेम्स लेफ्ट में चला जाता है, रूबी राइट में चली जाती है, तो पीछे कौन बच गया? पीछे बच गया सर जी मैक्स। यस, सो द राइट आंसर इज दिल्ली। अब दिल्ली क्यों ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा जो डॉग है वो डॉग है यहाँ पर, ठीक है जी। उसके पीछे है जेम्स, उसके पीछे है रूबी, उसके पीछे है रेचल।
ठीक है, और ये सब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, डॉग को चेस कर रहे हैं। और जो मैक्स है हमारा, मैक्स भाई साहब बैठा है यहाँ पर और इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब मैक्स डॉग को क्रॉस कर गया और उसने भी इस बैंड पार्टी में ज्वाइनिंग कर ली। बट कैसे ज्वाइनिंग की है? क्या रैंडमली ज्वाइन हो गया है? नहीं। मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज द चिल्ड्रन एंड डॉग पास। मैक्स टर्न्स अराउंड एंड ज्वाइन द परस्यूट। ज्वाइन कर लिया, बट कैसे? ही रन्स इन बिहाइंड रूबी। रूबी के पीछे आ गया, इस वाले गैप में आ गया हमारा मैक्स भाई साहब। ठीक है, तो अगर मैं कट पेस्ट का बिजनेस कर लूँ तो ध्यान से देखना, अब रेचल थोड़ी सी पीछे हो गई और मैक्स भाई साहब यहाँ पर जुड़ गए। अब फर्दर क्या हुआ? अब फर्दर वो कह रहे हैं कुछ इस प्रकार सिनेरियो हुआ कि डॉग तो यहाँ पर जेम्स भागा फास्ट और जेम्स जो है डॉग के लेफ्ट में आ गया। रूबी भागी फास्ट और डॉग के राइट में आ गई। तो अब बचा कौन है पीछे सर जी मैक्स बचा है और रेचल बचा है। तो वो चाह रहे थे एग्जैक्टली बिहाइंड द डॉग कौन है, विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। डॉग के पीछे मैक्स है। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, ताकि आगे बढ़ सके और अगला सवाल देख सके। सो मैक्स इज द आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, चलिए कुछ कठिन सवाल भी हो जाए सर जी। चलिए अब कॉन्ट्स के सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। आपके चहेते टॉपिक से तो मैं नहीं कहूँगा, SICI कोई भी आपका चहेता नहीं है, बट सवाल आ चुका है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 8% व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इज ₹16। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली द डिफरेंस इन द टू इंटरेस्ट वुड बी नियरली व्हाट? सो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का कंसेप्ट चेक किया गया है। पहले वाले स्टोरी में इतना हानि नहीं है, क्यों? क्योंकि सब कुछ एनुअली है। तो जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करना है। बट स्टोरी के बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर बच करके रहना, क्योंकि मॉडिफाइड फॉर्मूला है। 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी के हिसाब से देना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयर करना है, बाकी तो कुछ नहीं, सवाल इजी है। सर ये वाला स्टेटमेंट क्यों दिया है? आप ही देखो, सब कुछ तो दिया है, समय दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस भी दिया है, सब कुछ दिया है, बट प्रिंसिपल नहीं दिया है। तो वही तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन बना करके। जब प्रिंसिपल मिल जाएगा वो मदद करेगा इस वाले गणित को सॉल्व करने के लिए, और फिर बताना आंसर क्या होगा। सो लास्ट 20 seconds टू गो। What is the answer? Last 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. So the right answer is Bombay. बॉम्बे क्यों ठीक है? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कहेंगे दैट कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड किया जाए। कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स ही गलत लिख देते हैं। उनको लगता है कि अगर मुझे CI निकालना है तो होता है P × 1 + R/100 दी होल पावर T। गलत है। CI जो है वो एक्स्ट्रा पैसे है। ठीक है, CI जो है वो एक्स्ट्रा पैसे है। इसलिए पॉइंट नंबर 1, CI इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। और CI में फाइनल अमाउंट आपका होता है P × 1 + R/100 दी होल पावर T। ठीक है, और ये -P भी था तो इसको भी यहाँ पर लिख दो। ये हो गया CI का फॉर्मूला। और SI का फॉर्मूला, जैसा नाम है सिंपल इंटरेस्ट, वैसा ही फॉर्मूला है सिंपल सा, जो है P × R × T / 100। ठीक है जी, चलिए तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है टू गेट दी आंसर। इनके हिसाब से डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, और CI हमेशा ज़्यादा होता है, SI कम होता है। इसलिए जो है ना यहाँ पर लोन वोन लेते हैं ना, CI के फॉर्म में लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा लोन पे करना पड़े और उनको ज़्यादा मुनाफा हो जाए। ठीक है, चलिए सो SI - CI, SI बड़ा होता है, CI छोटा होता है, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव 16 क्वेश्चन में दिया है। सो CI कितना है सर? CI है P × 1 + R/100 दी होल पावर T -P, और SI कितना है? PRT/100 दैट इज इक्वल टू 16। सर P हमको पता नहीं, मैंने कहा ठीक है जी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया गया है 8, साल भी दिया गया है 2 साल के लिए रखा जा रहा है,
फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, 2 साल के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पर अब सिंप्लीफिकेशन की बात, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो p इंटू 1.08 दी होल स्क्वायर माइनस p इंटू माइनस यहाँ पर 0.16 p दैट इज इक्वल टू 16। तो सर जी यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो p इज इक्वल टू 16 बटा 0.0064, सिंप्लीफाई करने के बाद 2500 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहुँच आते हो तो फिर आगे वाली कहानी ईजी है। इफ़ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, द डिफरेंस इन दी टू इंटरेस्ट वुड बी व्हाट, यानी CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। तो अब ये है न्यू सिनेरियो। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन एक न्यू सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फाइंड करना है। फॉर्मूला तो आप जान गए, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 दी होल पावर T, बट ध्यान से हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बटा 2 डिवाइड बाई 100, और जो आपका साल है ना वो इस प्रकार होना चाहिए 2T। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जब मैं कहता हूँ R/2 तो ध्यान से देखना कहना क्या चाहता हूँ, 8% पर एनम, यानी एक साल में 8% मिलता था। अब क्योंकि आप कंपाउंड कर रहे हो हाफ ईयरली, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मुझे हाफ ईयर चाहिए। अगर आपको हाफ ईयर चाहिए तो न्यूमरेटर में हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर कह दो कि हाफ ईयर में इतना परसेंटेज आपको मिलने वाला है, जो है 4%, राइट। और एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं सर, एक साल में 6 मंथ प्लस 6 मंथ 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2T लिखा जा रहा है। जब आप T को 1 रखोगे तो यहाँ पर 2 हाफ ईयर, वैसे ही अगर T को 2 रखोगे तो 4 हाफ ईयर, 2 साल में 4 हाफ ईयर, एक साल में 2 हाफ ईयर। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बताना यस। ये हाफ ईयरली का गणित बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयर करना है। चलिए, तो ये हो गया फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। CI की कहानी, SI की कहानी सिंपल है, PRT बाई 100, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, PRT बाई 100। चलिए, अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को बाहर रखा जाए और हमको पता है वो 2500 रुपया है। बाकी अंदर जो है 1 प्लस 8/2 डिवाइड बाई 100 दी होल पावर 2 इंटू 2 साल था, इसके लिए T की जगह 2 माइनस P को कॉमन लिया गया है तो ये 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 2 साल के लिए रखा गया है डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 24.6464 रुपया, जो था आपका ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। अच्छे सवाल भी है, जैसे अब आपको लेवल अप दिखाई दे रहा है, चेक कर लो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ईजी है, बट जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको टफ लगेगा। अ लाइब्रेरी हैज़ 2 बुक्स ईच हैविंग 3 कॉपीज एंड 3 अदर बुक्स ईच हैविंग 2 कॉपीज। पढ़ो ध्यान से कि 2 बुक के अंदर डुप्लीकेट्स भी थे। अगर बुक 1 है उसकी 3 कॉपी है, बुक 2 है तो उसकी भी 3 कॉपी है। फिर कह रहे हैं कि 3 बुक्स ईच हैविंग 2 कॉपीज, जैसे अगर बुक 3 है तो उसकी 2 ही कॉपी है, बुक 4 है तो उसकी 2 कॉपी है, बुक 5 है तो उसकी 2 कॉपी है। अगर ये सारा टेबल में रखा गया है, लाइब्रेरी में है, तो अब बताना जरा, इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल दिस बुक्स बी अरेंज्ड इन अ शेल्फ सो दैट द कॉपीज ऑफ द सेम बुक्स आर नॉट सेपरेटेड। क्या लगता है आपको? आसान सवाल है, ये मैंने करवाया था। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जब आपने मेरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वो लेटर अरेंजमेंट वाला जो क्लास था, बड़ी सी क्लास मैंने ली थी, वॉवेल्स टुगेदर, नॉट टुगेदर, रिपीटेड लेटर्स, डिस्टिंक्ट लेटर्स, सारा मैंने आपको बताया था अरेंज कैसे करना है। तो उसी पर ये बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिपीटेड बुक्स है, लेटर्स के बदले बुक्स है, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि जो रिपीटेड बुक्स है ना वो एक साथ रहने चाहिए, वो कहीं ऐसे शिफ्ट नहीं होने चाहिए। तो उसका बंडल कर लो, B1 का एक बंडल, B2 का एक बंडल, ऐसे बंडल कर लो और बंडल को अरेंज कर लो। फिर बंडल के अंदर जो बुक्स है उनको अरेंज कर लो, हो गया, आंसर आ जाएगा। और एक मज़ा आएगा आपको, मैं मज़ा भी दिखाता हूँ। सो यस, द आंसर इज कलकत्ता। मैं मज़ा बताता हूँ आपको, मज़ा कैसे आएगा। मज़ा ऐसे आएगा कि यहाँ पर हमारे पास B1 की 3 डुप्लीकेट, B1, B2 का भी 3 डुप्लीकेट,
B2 B2 B2, B3 का 2 ही है कॉपी, B4 का 2 ही है कॉपी, B5 का भी 2 ही है कॉपी। अब ध्यान से देखना, इनको अरेंज करना है सच दैट ये जो आपकी कॉपीज है, रिपीटेड कॉपीज, ये साथ में रहे, ये सेपरेट ना हो जाए। और क्योंकि ये चाहते थे कि सेपरेट ना हो जाए तो हमने उसका बंडल कर लिया। हमने कहा ये मेरा एक ग्रुप, ये मेरा दूसरा ग्रुप, ये मेरा तीसरा बंडल, ये मेरा चौथा बंडल, ये मेरा पांचवा बंडल। अच्छा, ये 5 बंडल आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? सर ये 5 बंडल आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, करेक्ट। बट सर जी ये 3 बुक्स भी अपने आप में अरेंज हो सकती है 3 फैक्टोरियल वेज में, बट रिपीटेड है जी। जब रिपीटेड है तो कितना रिपीटेड है? 1 2 3, तो वो नंबर का फैक्टोरियल डिवाइड भी करना है आपको नीचे। ये मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट, इस दूसरे ग्रुप में सर 3 बुक्स है जो आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है, बट रिपीटेड कितने बुक्स है? 1 2 3, तो उस फैक्टोरियल से डिवाइड भी करो, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। नेक्स्ट यहाँ पर 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 बुक्स आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, रिपीटेड है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर लिया। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो मजे वाली बात यह है कि अगर इसमें आपस में रीअरेंज भी करो ना तो क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस वाले मल्टीप्लिकेशन से करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आंसर तो वन ही है। जैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि हमारे पास लेटर ए और लेटर ए है, क्या ही अरेंज कर लोगे इनको? हाँ, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, कोई फ़र्क आएगा क्या? नहीं आएगा ना। बस यही बात है कि अगर इनको आपस में अरेंज करोगे तो कोई अरेंजमेंट का फ़र्क नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको आंसर में कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो सिग्निफिकेंस था वो सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ बंडल को अरेंज करने में था, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल बच जाता है। जो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है वो सीधा आगे बढ़ जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड 120 इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। यस कुलदीप, आंसर इज 5 फैक्टोरियल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। ऑलमोस्ट 13 सवाल कुछ थे ESC 2022 पेपर में, तो अब ये लेवल थोड़ा सा हाई है। देखते हैं, मॉडरेट टू टफ इसको मैं देता हूँ रैंकिंग। 21 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज, 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन रोज सच दैट ईच रो कंटेन्स दी सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन वेराइटी ओनली। अगर आप रो में चेक करो तो आइदर सिर्फ मैंगो का आपको मिलेगा ट्री, या फिर एप्पल का, या फिर ऑरेंज का। तो ऐसे एक ही वेराइटी आपको मिलना चाहिए। बट कंस्ट्रेंट सिर्फ इतना नहीं है, कंस्ट्रेंट ये भी है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज खोजने हैं इन विच दी अबाउट ट्रीज मे बी प्लांटेड। सर जब आप कह रहे हो मिनिमम रोज हमको बनाने हैं तो मैक्सिमम ट्रीज हमको एक एक रो में लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, मैक्सिमम ट्रीज आपको एक एक रो में लगाने हैं, बट वो रोज कैसे होने चाहिए? दैट ईच रोज कंटेन दी सेम नंबर ऑफ ट्रीज। एक तो ये कि सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए, प्लस एक ही वैरायटी के होने चाहिए। वाह जी वाह, इतना सारा कंस्ट्रेंट लगा दिए। तो सोचो, ये वर्डिंग्स में प्ले किया गया है, कोई एक कंसेप्ट है, उसका एप्लीकेशन इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में पूछा गया है। तो कौन सा कंसेप्ट है? मैक्सिमम ट्रीज लगाने हैं, एक ही वैरायटी होना चाहिए, कॉमन वैरायटी, मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। समझ में आया कुछ? हाईएस्ट कॉमन फ्रूट, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, क्या है आंसर? 9, 12, 14, 17। कितने मिनिमम रोज हमको लगेंगे ताकि सारे के सारे ट्रीज प्लांट हो जाए? लास्ट 20 सेकेंड्स। अच्छा, जब मैं HCF कह रहा हूँ ध्यान से देखना, 21, 42, 56 में मल्टीपल है। ऐसा नहीं है कि सर जी इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है कॉमन। चेक कर लो, 3 से नहीं कट रहा है। या आपका फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो का जो नंबर है 7, उससे कट रहा है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं अब। सो द राइट आंसर इज, बता दें हम राइट आंसर क्या है? 17। कहा था ना क्वेश्चन है खतरा। चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको की आइडेंटिफिकेशन करना था थ्रू सम इम्पॉर्टेंट डेटा। सेम नंबर ऑफ trees in a row plus
same variety in a row plus minimum number of rows, यानी मैक्सिमम फ्रूट्स प्लेस्ड इन अ रो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम हाईलाइट करना स्टार्ट करें कि मैक्सिमम फ्रूट्स होने चाहिए, हाईएस्ट फ्रूट्स होने चाहिए, सेम वैरायटी के होने चाहिए एक रो में, और सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कहानी। तो यहाँ पर ऐसे आपको कंक्लूड करना था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट फ्रूट्स एंड कॉमन। ठीक है, कॉमन फ्रूट्स, हाईएस्ट कॉमन फ्रूट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ HCF होने जा रहा है। अब ध्यान से देखना, HCF का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा था क्या कि हमारे पास 21 मैंगोज है, 42 एप्पल्स है और 56 ऑरेंजेस है। तो ज़रा बताना इन सभी नंबर्स के बीच में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है। सर 21, 42, 56, पहले दिमाग कह रहा था कि 3 से काटो, फिर ये मना करता है 3 से नहीं कटेंगे हम, तो फिर मेरा दिमाग कहता है फिर 7 को पकड़ो, 7 3 जार, 7 6 जार, 7 8 जार। देखो यहाँ पर फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर फाइनली द HCF इज 7। ठीक है, HCF 7, इसका अर्थ क्या है? अब HCF 7 का अर्थ सर जी, अब ये अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 21 मैंगोज है तो वो 21 मैंगोज एक साथ आपको नहीं लगाने हैं एक रो में। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो आपको पता चलेगा कि 3 रोज हमको लगेंगे और हर रो में हम 7 मैंगोस यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही एक और रो, ऐसे ही एक और रो, तो सारे के सारे मैंगोज लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद हम एप्पल्स लगाएंगे और उसके बाद हम ऑरेंजेस लगाएंगे, ऐसे ही इसी फैशन में कि हर एक रो में 7 फ्रूट लगेगा ऑफ सेम वेराइटी। और फिर कितने रोज ऐसे होने वाले हैं? मैंगोज के 3 रोज हो गए, एप्पल्स के अगर चेक कर लेते तो 42 एप्पल्स थे, 42 एप्पल्स, हर एक रो में 7 एप्पल लगेंगे, तो यहाँ पर कितने रोज हो गए? 42 डिवाइड बाई 7, 6 रोज लगेंगे, हर एक रो में 7 एप्पल्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 56 ऑरेंजेस, कितने रोज लगेंगे? 56 ऑरेंजेस, हर एक रो में 7 ऑरेंजेस, तो यहाँ पर इन टोटल 8 रोज हमको लगने वाले हैं। देयरफॉर फाइनली आपको जानना था दैट मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने लगेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज आपके यहाँ पर 3 + 6 + 8। व्हाट इज द आंसर गाइज इन द कमेंट सेक्शन? 3 + 6 + 8, 17 रो आपको लगने वाले हैं। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ये आपको बचपन का याद दिला देगा। सर ऐसा क्या है इस सवाल में? इस सवाल में मैजिक है, चेक करो। बचपन में आपने कंसेप्ट पढ़ा था, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जनरल यानी वो आर्मी वाला, ठीक है, कोई आम जनरल की बात नहीं चल रही है। विशेस टू ड्रॉ अप हिज 36,562 soldiers in the form of a solid square. After arranging them, he found that some of them are left over. कि स्क्वायर तो बन गया बट फिर है ना कुछ सोल्जर ऐसे और लेफ्ट ओवर में आ गए कि उनकी ज़रूरत नहीं थी, कि स्क्वायर बनाना था बन गया, कुछ सोल्जर्स बच गए। तो कितने बच गए? 81, 61, 75, 52। सर ये तो एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो है वो चेक किया जा रहा है। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने बचपन में पढ़ा था। अगर उसका इस्तेमाल कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि 36562 तो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर होता तो ये सिनारियो ही नहीं होता। क्या सिनारियो नहीं होता? अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो कोई भी सोल्जर लेफ्ट ओवर बचते ही नहीं, सारे के सारे सोल्जर लग जाते हमारे सॉलिड स्क्वायर बनाने के क्राइटेरिया में। बट वो कह रहे हैं कि कुछ बच गए थे, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसका जो एक पायदान नीचे है परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर अगर हमको मिल जाए तो फिर हम बता देंगे। बस वैसे ही आपको सोचना है वो कैसे मिलेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मिल जाएगा, और फिर मिल जाएगा तो आंसर भी मिल जाएगा।
चलिए, सो द टाइम इज अप। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्यू। ऑप्शन ए क्यों सर जी? चेक कर लो यहाँ पर। ऑप्शन ए इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते थे दैट क्या आप फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सर ये कैसे करना है? हम भूल गए, बचपन में पढ़ा था, हमको ये याद नहीं कल क्या खाया था। बचपन के कंसेप्ट सर जी पूछ रहे हो, चेक कर लो। सबसे पहले जो आपका नंबर है 36562 उसको लिखो। लिखने के बाद आप जोड़ी बनाओ, दो दो की जोड़ी राइट टू लेफ्ट में बनाना। ये दो की जोड़ी, ये दो की जोड़ी, ये सिंगल। अब ऐसा नंबर यहाँ पर सोचो कि अगर यही नंबर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आइदर इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। सर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ये नहीं चलेगा। 4 आपने कहा था इसके बराबर या इससे कम, तो 2 इंटू 2 तो नहीं चलेगा, तो एक ही नंबर बचा है 1 इंटू 1। सो 1 इंटू 1 1, सब्ट्रैक्शन करने पर 3 माइनस 1 2, ये प्लेयर नीचे आ जाएंगे 6 5। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी यूनिट डिजिट है उससे ऐड कर लो, रिजल्टेंट 1 प्लस 1 2। अब अगेन वही प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया कि यहाँ पर जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पर होगा, और अब ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आइदर इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो कौन सा नंबर है सर? अगर हम 9 रखे सो 29 इंटू 9 261, देखो इससे कम आ गया। यस, सो आंसर है 4। अब इसके बाद 6 2 भी रह गया है। सेम जो यहाँ पर लेफ्ट में क्या बताया था मैंने कि जो यूनिट डिजिट है उससे ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये हो रहा है 38। अब प्रोसेस वही है। क्या प्रोसेस है कि यहाँ पर जो नंबर है वही यहाँ पर होना चाहिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आइदर इसके बराबर या इससे कम, कौन सा वो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर होगा? 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 2 रख दिए तो गड़बड़ी हो जाएगी। 2 रख दे तो आप देख रहे हो 3 इंटू 2 6 के बराबर हो जाता है, तो 6 तो चाहिए नहीं था। हमको 4 के अराउंड चाहिए, तो एक ही नंबर होगा वो 381 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 381। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन टेक्निक। और सर जी फाइनली हमको जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है दैट इज़ 1 and 8। अरे सर 81, चेक करो ये 81 कहना क्या चाहता है? ये 81 बस इतना ही कहना चाहता है। ये जो आपका नंबर था, कौन सा नंबर? ये जो आपका नंबर था, ये नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म चाहिए तो इसका एक कदम पीछे जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है वो है 191 स्क्वायर। और फिर ये लेफ्ट ओवर थे। चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कहना क्या चाहता है इन दी नेक्स्ट स्लाइड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो नंबर है 36562 दिस इज इक्वल टू 191 दी होल स्क्वायर प्लस दी रिमाइंडर जो था 81। तो ऊपर वाला एक्चुअली यह परफेक्ट स्क्वायर था और ये लेफ्ट ओवर था। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको रिकैलकुलेट करके चेक भी करना हो, 191 का स्क्वायर होता है 36481। अगर उसको ऐड किया जाए 81 से तो बखूबी आपको यही मिलता है 36562। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्चुअल सोल्जर्स थे, इतने सोल्जर्स थे, उसमें से इतने सोल्जर्स ने वो सॉलिड स्क्वायर का शेप बना दिया और ये वाले सोल्जर्स लेफ्ट ओवर बच गए। ठीक है जी, लेफ्ट ओवर बच गए, इसलिए ये था आपका लेफ्ट ओवर सोल्जर्स वाला आंसर। चलिए तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दैट इतने सोल्जर्स यूज्ड टू फॉर्म solid square and this are the soldiers which are left over soldiers। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका आंसर था, दिस इज द आंसर। हाईलाइट कर देता हूं मैं, लेफ्ट ओवर सोल्जर्स आपको चाहिए थे वो 81 थे, ये हमने निकाल दिया यूजिंग द टेक्निक ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ठीक है जी, अब सवाल है ना थोड़े ट्विस्टेड भी आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ वो भी आप नोट डाउन करो। ट्विस्ट ये हो सकता है, अगर मान लो कि जनरल ये कहते हैं कि हमारे पास इतने सोल्जर्स है और सोल्जर लेकर आओ ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर बना सके,
तो कैसे होता, कैसे होता? जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 191 दी होल स्क्वायर है ना, बन गया आपका स्क्वायर। बट वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे और सोल्जर्स ला करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कितने सोल्जर्स लगेंगे? तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ और फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस, ये न्यू क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ये HPCL के पेपर में पूछा गया है, ये नया नहीं है, बट गेट में अभी तक आया नहीं है और बाकी एग्जाम्स में भी इतना पूछा नहीं गया है, बट वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ESC में आ गया। देखो, इफ क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी सोल्जर्स to be added to form solid square form if 36562 soldiers were already present। तो इसमें कुछ नहीं, आपने जो प्रीवियस कैलकुलेशन किया है लॉन्ग डिवीजन, उसी को कॉपी करो और उसमें एक स्टेप आपको ध्यान रखना है। बस अगर एक स्टेप ध्यान रखते हो ना तो बस बात ख़त्म। ट्रिक ये है इसमें कि अब तक आपने जो किया बहुत बढ़िया किया, बस ये लास्ट में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बस ये नहीं करना है। लास्ट में आपको मेक श्योर करना है कि जब लास्ट स्टेप आ जाए, जैसे सारे के सारे नंबर खत्म होने जा रहे हैं, यहाँ पर लास्ट स्टेप में आ गए हो, लास्ट स्टेप में आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है विच इज आइदर इक्वल टू दिस या स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, ताकि आपका रिजल्टेंट में नेगेटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए जब आप सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर में नेगेटिव आना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए? स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। तो मैं सोच रहा था 381 तो यार लेस देन इक्वल टू दिस है, ग्रेटर इक्वल टू तो नहीं है, क्या करे फिर? तो उसके जो एक कदम आगे वाला है 382, तो 382 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 764 आता है। सब्ट्रैक्ट करने पर आप देख सकते हो नेगेटिव में आंसर आता है, आ रहा है -302। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है, ध्यान से देखना, ये कहना चाहता है कि आपके पास ओरिजिनली 36562 सोल्जर्स थे, अब आपको 302 सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे। आपको क्या बनाना था कि हमको बनाना है सर जी एक सॉलिड स्क्वायर फॉर्म। कैसे? सोल्जर्स को ऐड करके, इस वाले ग्रुप में ऐड करके हमको एक सॉलिड स्क्वायर फॉर्म बनाना है। तो देखो 36562 सोल्जर्स में इतने सोल्जर्स और ऐड कर दो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 36864, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो ना, ये 192 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो ये है एक्चुअली 192 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आप देख भी सकते हो दैट 192 स्क्वायर, अगर 192 का स्क्वायर बनाना है तो ये इतना रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग जोड़ दो और बन जाएगा, बन गया। तो मुझे लगता है अब ये बात आपको समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाए हाउ मेनी टू बी एडेड, तो उसका टेक्निक थोड़ा सा यूनिक है। तो ये था एडेड न्यू सोल्जर्स टू फॉर्म सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। तो 302 ये ऑप्शन सही हो जाता। तो याद रखना कि बस एक कदम आगे आपको एक नेगेटिव सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर आएगा बड़ा जो 462 से थोड़ा सा इक्वल हो, तो फिर तो यार आपका परफेक्ट स्क्वायर था ही, बट अगर ना हो तो एक कदम थोड़ा सा बड़ा, तो फिर बाद में आपको जो भी लेफ्ट ओवर मिलेगा ये आपका रिमेनिंग सोल्जर था जो आपको ऐड करना है जिससे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए आखिरी सवाल आज के क्लास का, और ये क्लास को फिर हम एंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 2 boys being together to write out a booklet containing 817 lines. The first boy starts with the first line writing at a rate of 200 lines an hour, and the second boy starts with the last line. He writes line 817 and so on backwards, proceeding at the rate of 150 lines an hour. At what line will they meet? सर अगर ध्यान से देखें तो ये किताब है जो 817 लाइंस की बनी हुई है। एक आदमी आगे से लिखता है, एक आदमी उर्दू की तरफ पीछे से लिखता है। जब आगे से लिख रहा है आदमी तो उसकी रेट है 200 लाइन्स एन आवर। पीछे से लिखने वाले की जो यहाँ पर रेट है उसकी क्या है रेट? सर जी उसकी रेट है 817। उसका रेट 817 नहीं है, उसका रेट है 150 लाइन्स एन आवर। ओके, पीछे से लिखने वाले का ये रेट है। अब जानना ये चाहते हैं एट व्हाट लाइन विल दे मीट। सर ये तो एक ऐसा लग रहा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल है। डिस्टेंस 817 लाइन की किताब
आदमी यहाँ से इधर को आना चाहता है, एक आदमी यहाँ से इधर को आना चाहता है, रिलेटिव स्पीड का भी फीलिंग आ रहा है, दोनों मिलना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, ज़रा यूज करो और सॉल्व करो। चलिए, व्हाट इज द आंसर? शुड आई एंड द टाइमर? यहाँ पर 2 स्टेप आपसे करवा रहे हैं। आप कॉमन टाइम तो निकाल सकते हो, बट कॉमन टाइम नहीं पूछा गया है, किस लाइन पर मीट होंगे वो पूछा गया है। और ऐसा सिमिलर सवाल हमने किया भी है। कहाँ पर किया है सर जी? वो मान में गेट का एक PYQ था, टाइगर पीछे, डियर आगे, टाइगर डियर एक दूसरे को मिल जाते हैं एक पॉइंट पर। हाँ सर जी, याद आ, वैसा ही सवाल है, वैसा ही सवाल है। बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। ध्यान से देखना। ओप्स, हमारे पास फ्री स्लाइड्स नहीं है, ऐड करनी पड़ेगी फ्री स्लाइड्स। चलिए फ्री स्लाइड्स को ऐड कर लेते हैं। तब तक आप सोचिए क्या होगा सही उत्तर, क्यों होगा सही उत्तर, कैसे करना है। अरे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, मेक श्योर पहले आप डायग्राम और मैथ्स में कन्वर्ट कर दो। एक बार उसमें कन्वर्ट कर दिया ना, चीज़ें आसान हो जाती। ये फर्स्ट प्लेयर, ये सेकेंड प्लेयर, ये जो ए है वो इस वाले डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 200 लाइन्स पर आवर। बी जो है इस वाले डायरेक्शन में मूव करता है, इसकी जो स्पीड है 150 लाइन्स पर आवर। ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना डिस्टेंस है जी? सर ये बुक जो है 817 लाइन से बनी हुई है। मैंने कहा ठीक है जी, 817 लाइन से बनी हुई है, जो एक्चुअली हमारा डिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो है इनकी स्पीड का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ए और बी की स्पीड का रोल यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अब अगर ये वाला गणित है हमको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ए अगर यहाँ से भागेगा, बी अगर यहाँ से भागेगा, कहीं ना कहीं इनका मिलन हो जाएगा। तो वो मिलन जो है वो किस समय पर होगा? मीटिंग टाइम। पहले ये निकालते हैं। मीटिंग टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो समय हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बाय स्पीड, सो यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड होगा। क्यों रिलेटिव स्पीड होगा? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड ऐड करनी पड़ेगी। सेम डायरेक्शन में जाते तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती। चलो, तो डिस्टेंस क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस 817 है। और सर जी यूनिट्स भी लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। रिलेटिव स्पीड देखो, आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है 200 लाइन पर आवर की स्पीड से, इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए प्लस लिखा जा रहा है, 150 लाइन्स पर आवर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लाइन्स पर आवर, लाइन्स कट, आवर्स ऊपर चला जाता है, तो ये आपको समय मिल गया है। समय जो है 817 डिवाइड बाई 350 आवर्स। अब आगे बढ़ते हैं। इनको चाहिए था कि वो किस लाइन पर मिलेंगे, किस समय पर नहीं, लाइन चाहिए। तो चलो मीटिंग लाइन भी बता देते, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। सो पॉइंट नंबर 3, वी नीड टू फाइंड मीटिंग लाइन अकर्स एट मीटिंग टाइम। ठीक है, मीटिंग टाइम पर ही तो मीटिंग लाइन मिलेगी। सो अगर मीटिंग लाइन निकालना है तो देखो यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तुम डिस्टेंस, क्योंकि लाइन हमारा डिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा था, सो तुम डिस्टेंस की कहानी जानना चाहते हो तो स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे। फिर स्पीड इंटू टाइम कैसे करोगे? ध्यान से देखना, स्पीड ए का इंटू टाइम विच इज़ कॉमन टाइम। ठीक है, तो मैं इधर कॉमन टाइम लिख देता हूँ, जो अभी अभी हमने मीटिंग टाइम फाइंड किया है। चलिए, तो स्पीड ऑफ ए कितना था? 200 लाइन पर आवर की इसकी स्पीड है। कॉमन टाइम सर अभी अभी फाइंड किया, 817 डिवाइड बाई 350 आवर कैंसल, 817 इंटू 200 डिवाइड बाई 350। सर यहाँ पर बन रहा है 466.85 लाइन। बट ये ध्यान से देखना, ये तो 466.85 ऐसे कोई लाइन नहीं होती। अगर इसको प्रॉपर अगर हम लाइन में कहें तो 467th लाइन, ये ठीक है, 467th लाइन पर ये मिलने वाले हैं। देयरफॉर द राइट आंसर इज बॉम्बे। अब कोई बच्चा कहेगा सर स्पीड ऑफ बी से क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूँ कर सकते हो, बट बी जो है वो उल्टा खेलता है, इसलिए हमको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएगा।
चलो, बट वो मेहनत करने के लिए भी हम रेडी है। अगर आपको बी की कहानी से जानना है कि अगर स्पीड ऑफ बी का यूज करे तो क्या होगा, चलिए तो ध्यान से फोकस करना। यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएगी, जैसे ये लाइन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पीछे से स्टार्ट कर रहा है ना, तो सीधा आंसर कैसे मिलेगा। पीछे से स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, इसकी स्पीड अलग। चलिए, तो जो मेथड 2 है वो सिंपली ये है कि स्पीड ऑफ जो बी है, स्पीड ऑफ बी दैट इज़ 150 लाइन्स पर आवर। तो अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो उत्तर आ जाता है 350.14 लाइन्स। बट ये जो लाइन्स है, क्योंकि वो पीछे से भागा था तो पीछे से लाइन्स देख रहा है, तो पीछे से उसने है ना 350.14 लाइन्स कवर कर डाली है। ये है फ्रॉम बैक। बट जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम सीधे सीधे बात करते, पीछे से बात नहीं करते। तो जब सीधे सीधे बात की जाए फ्रॉम फ्रंट, तो फ्रॉम फ्रंट कहाँ पर उनका मिलन हुआ था। सो फ्रॉम फ्रंट ऑफ द बुक अगर हम चेक करें तो टोटल लाइनें थी 817, तुमने पीछे से 350.14 लाइन्स कवर कर ली है और फिर तुम मिलने जा रहे हो पीछे से, है ना। तो अब अगर हम आगे से ये स्टोरी देखें तो 817 टोटल था, उसमें से ये वाला साइड अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो आगे से जो स्टोरी है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 466.85 विच इज़ सिमिलर टू 467th लाइन। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो स्पीड ऑफ बी से भी निकाल सकते हैं, बस वो बी को यूज क्यों नहीं किया जाता है जनरली स्पीकिंग, क्योंकि पीछे से करो फिर बाद में ओवरऑल से सब्ट्रैक्ट करो और आंसर निकालो। इतना कौन मेहनत करे, सीधे सीधे आंसर आ जाए तो।